आप सभी को मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या को समझने वाले हैं। यह क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और इसे हम लोग समझते हैं। एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर इंग्लिश में इसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है वास्तविक संख्या के परिचय से पूर्व जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं उन सभी को हम लोग पुनः परिचित होते हैं, उन सभी को पुनः रिवाइज करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। आइए संख्या के प्रकार को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इस सिंपल तरीका से हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जो गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये कहाँ तक, अनंत तक की संख्या, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा संख्या का प्रकार जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो यदि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट है? तो 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, यहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट है। तो इन सभी के संख्याओं में यदि 0 शामिल कर दे तो यह जो प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद अगला संख्या है पूर्णांक, जिसे इंटीजर के नाम से कहते हैं। इसका सिंबल के रूप में हम लोग जेड से इंडिकेट इसे करते हैं। कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनती है। जितना भी पूर्ण संख्या, यानी यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी कैसी संख्या है? तो ये सभी पूर्ण संख्या है। और इसके साथ यदि ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, इन सभी को शामिल कर दे तो हम लोग को पूर्णांक प्राप्त होता है। इसके बाद अगला परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5, -2, ये सभी परिमेय संख्या है। यदि 5 के बारे में पूछे, 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसे हम लोग 5/1 अर्थात p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। -2 का यदि हम लोग बात करें तो -2 भी कैसी संख्या है? तो यह भी एक परिमेय संख्या। इसे भी हम लोग -2/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? यदि किसी भी संख्या, मान लेते 2 कोई संख्या है, यदि इसका क्यू के रूप में यदि हम 0 लेते हैं तो 2 में 0 से भाग करेंगे तो यह एक अपरिभाषित टर्म प्राप्त होता है, यानी इसे भाग देने पे इसका मान संभव नहीं है। ये एक अपरिभाषित टर्म है, इसलिए क्यू 0 के बराबर नहीं होता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगला अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, तो √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। इससे हम √2 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर √2 से ये बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि रह जाए √4 कैसी संख्या है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों परिमेय संख्या कहेंगे? क्योंकि √4 को हम लोग जब रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। इसे 2/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में √4 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन √2 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। √5 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे 0.1, 0, 1, 00 इस तरीके की संख्या है जो अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7। तो 22/7 कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, यह एक परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सम संख्या, सभी जानते हैं सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 अनंत तक होता है। इसके बाद अगला विषम संख्या, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, वो क्या होती है? विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से अनंत तक जाएगी। ये विषम संख्या का सीरीज है। अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या कह सकते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड या फिर जो 1 या स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11 इस तरह से अभाज्य संख्या का हमको सीरीज मिलता है। 1 से 50 तक का हम लोग बात करेंगे कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने हैं? तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। वही 50 से 100 तक का हम लोग बात करेंगे तो 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या? 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से यदि 100 तक पूछ दे कि 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। इसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वह कौन है? 2 है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है वह कौन है? तो वह 2 है।
अगला भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 4 को क्यों भाज्य संख्या कहेंगे? इसके कितने गुणनखंड है? तो 4 सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, यानी 2 से अधिक है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या 6 है। 6 कितने गुणनखंड? 1 से, 2 से, 3 से और स्वयं से, यानी 2 से अधिक गुणनखंड। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे भाज्य संख्या होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। वास्तविक संख्या, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। वास्तविक संख्या क्या होता है कि जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, इन सभी के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे यदि हम कहें पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, पाई वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और ये वास्तविक संख्या का कथन है कि जितने भी परिमेय है और अपरिमेय है, इन सभी को सम्मिलित रूप से, यानी साथ में हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। 3/4 एक वास्तविक संख्या है। √5 एक वास्तविक संख्या है। -2/3 वास्तविक संख्या है। -8 इस तरह से अनंत तक सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इन सभी संख्या के प्रकार को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इन सभी का आगे यूज हो सकता है क्वेश्चन में। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अब हम लोग संख्या पर आधारित एक डायग्राम को समझते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्या में संख्याओं के बीच आपस में संबंध दिया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस पे क्वेश्चन है जो अधिकतर है जो पूछे जाते हैं। अब जैसे सबसे पहला संख्या हम लोग कह सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या। यदि मान लेते हैं एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज है, तो प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 ये इत्यादि आएगा इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है? तो सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे। ये किसका है? तो ये हम लोग मान लेते हैं ये पूर्ण संख्या का डायग्राम है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट जाएगा। तो यहाँ से क्या इस डायग्राम से समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी प्राकृतिक संख्या ये सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि 0 कैसी संख्या है? तो 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन 1 कैसी संख्या है? तो 1 प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या के भी अंतर्गत आता है। और यह एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, उसके बाद अगला, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी पूर्णांक हैं। जितने भी पूर्ण संख्याएं सभी क्या है? तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे मान लेते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से जो क्या है ये पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या क्या आता है? पूर्णांक में क्या आता है? सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, सभी धनात्मक संख्याएं भी आती है, सभी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। और जितने भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पूर्णांक है ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। मान लेते हैं ये परिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? 1/2, 3/4, 5 etc ये सभी परिमेय संख्या। और जितने भी परिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जितने भी परिमेय संख्या है सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इसी के मध्य में जैसे परिमेय और एक अपरिमेय बचता है, तो हम लोग यहाँ पे एक अपरिमेय का अलग से यदि डायग्राम बना देते हैं। ये अपरिमेय संख्या का है। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे और इस पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। जैसे यदि हम कह दें कि सभी, इस पे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सभी पूर्णांक क्या वास्तविक संख्याएं हैं? सभी पूर्णांक क्या वास्तविक संख्या है? सभी पूर्णांक क्या वास्तविक संख्या है?
तो जितने भी पूर्णांक है क्या सभी को वास्तविक संख्या कहेंगे? तो ये जो वास्तविक संख्या का डायग्राम देख रहे हैं ये वास्तविक संख्या सबसे बाहर में, तो यानी इसके अंतर्गत जितने भी पूछा जाएगा वास्तविक संख्या बाहर में, इसके अंदर में जितने भी पूछा जाएगा सभी क्या होगा? सत्य होगा। तो जितने भी पूर्णांक है सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो वास्तविक संख्या। तो सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है तो ये कैसा कथन है? सत्य है। और इसी कथन को यदि एक्सचेंज बदल करके पूछे, यदि यही प्रश्न रहे कि सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक है, इसी क्वेश्चन को बदल के यदि पूछ दे कि जितने भी वास्तविक संख्या है क्या पूर्णांक है? तो वास्तविक संख्या है बाहर है, पूर्णांक अंदर है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जब अंदर से बाहर की ओर जाएगा यानी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, बाहर वाला दिया रहेगा उसके अंदर वाला पूछा जाएगा तो कोई स्थिति में कथन हमेशा गलत होगा यानी असत्य होगा। ये बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसी कथन है? तो ये असत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक है तो नहीं। क्यों? जैसे वास्तविक संख्या हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या 1/2 वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन 1/2 क्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। यदि अंदर से बाहर की ओर पूछेगा, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर पूछेगा तो ये कथन कैसा होगा? सत्य होगा। और बाहर से अंदर की ओर जाते हुए में यदि क्वेश्चन दे दे तो ये आपको असत्य हमेशा रहेगा। जैसे इस पे एक क्वेश्चन और देते हैं, यदि पूछ दे कि सभी परिमेय संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहला परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या देख रहे हैं यहाँ पे, और प्राकृतिक संख्या अंदर जा रहा है यानी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो इसी स्थिति में कथन क्या होगा? असत्य हो जाएगा। तो सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जब अंदर से बाहर की ओर पूछे तो इसी स्थिति में कथन क्या होगा? सत्य होगा। जिसे एक क्वेश्चन देते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो जितना भी पूर्णांक है तो पूर्णांक अंदर है, और परिमेय संख्या कहाँ है? तो परिमेय संख्या इसके बाद वाला है। तो अंदर से बाहर की ओर आएगा तो कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो इसको हम लोग सत्य कहेंगे। इस तरीका से भी समझ सकते हैं। नहीं तो पूर्णांक है, पूर्णांक का एग्जाम्पल से लेते हैं तो पूर्णांक क्या आता है? जैसे -2 क्या है? पूर्णांक है। तो -2 पूर्णांक के साथ साथ इसे हम एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। -2 कैसी संख्या है? परिमेय भी संख्या है, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जैसे कहते 5, तो 5 पूर्णांक है, साथ ही साथ यह एक परिमेय संख्या भी है। तो एग्जाम्पल के सहारे भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इसके बाद कुछ टर्म है इस चैप्टर में, जैसे एक टर्म आता है एल्गोरिथम। इसको नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो ये एक विशेष प्रकार की समस्या, इसको नोट करेंगे, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने, विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। इसे नोट डाउन करेंगे, इसे स्मरण रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और टर्म है प्रमेयिका। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह एक स्वयंसिद्ध कथन है। यह एक स्वयंसिद्ध कथन है जिसकी सहायता से
दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तो इन सभी नोट्स को है जो नोट डाउन कर लेंगे और इसे स्मरण में रखेंगे। इस डायग्राम को विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेष क्वेश्चन है इस पे हम लोग है जो आगे देखेंगे। अब अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला टर्म है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो इसका कथन है कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उन सभी को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि सभी भाज्य संख्या को सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है कि जितने भी सभी भाज्य संख्या, जितने भी भाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे समझते हैं इस कथन को हम लोग, जैसे मान लेते हैं चार कैसी संख्या है? तो भाज्य संख्या है, तो इसे हम लोग एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? चार को, तो चार को लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2। 2 कैसी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसे भाज्य संख्या के हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा रूप नहीं है जिसे हम लोग इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे इसके अलावा जैसे मान लेते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। तो 2 भी यहाँ पे कैसी संख्या है? तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो दोनों अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग इसे व्यक्त किए। 10 को और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब भी व्यक्त होगा तो 2 और 5 के रूप में व्यक्त होगा। इसके अलावा कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 100 का बात करते हैं, तो 100 को 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। तो इसे जो हम लोग व्यक्त किए हैं 5 और 2 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। 5 और 2 के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिसे हम लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, यदि इसमें ए जो है बी से बड़ा हो और इसका यदि मौसक ज्ञात किया जाए, ए क्या हो? बी से बड़ा हो। यदि इसका मौसक ज्ञात किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बी से हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा रहता है उससे बड़ा हम भाग करेंगे। तो यदि हम इससे भाग करते हैं तो भाग करने पे यहाँ पे जो एक टर्म प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, इंग्लिश में से क्वोशिएंट। तो इस टर्म को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं और नीचे है जो क्या, आर से। तो यहाँ पे जब हम भाग करते हैं यानी इसका मौसक ज्ञात करने के लिए हम लोग जब भाग करते हैं तो ऐसी स्थिति में एक अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है और इसी को हम लोग एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं? तो ए जो प्राप्त होता है, ए का जो मान होगा किसके बराबर? बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। ए जो होगा किसके बराबर? बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। और ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। साथ ही साथ जहां आर होगा, जो आर का जो वैल्यू होगा, आर जब भी होगा तो यह बी से छोटा होगा। लेकिन आर क्या होगा? बी से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा।
लेकिन आर का वैल्यू क्या होगा, या तो बी से ये छोटा होगा या जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। और इसे हम लोग यूक्लिड प्रमेयिका भी कहते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं। यूक्लिड प्रमेयिका ये क्या है, तो ए जो है, ए का जो वैल्यू होगा बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, जहां आर जो होगा वह हमेशा बी से छोटा होगा या जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इसका यूज हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं चार कोई संख्या है, समझते हैं इस प्रमेयिका को, चार कोई संख्या और 10 से यदि हम भाग लगाते, 10 में भाग लगाते हैं तो 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है 2। तो ये 10 क्या करते हैं हम लोग, इसे किस नाम से जानते हैं, भाज्य जानते हैं। तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये एक फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार यहाँ जब हम लोग भाग दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, हम लोग भाग दे रहे हैं ए और बी के रूप में, तो यहाँ भाज्य क्या है, तो भाज्य ए है। भाजक क्या है, जिससे भाग लगाते हैं तो वही भाजक होता है, भाजक क्या है, बी है। भागफल क्या है, जो यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे भागफल 2 है, यहाँ पे भागफल क्या है, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा। और शेष, ये रिमाइंडर यहाँ पे शेष है, यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में आर लिखे है, तो ये आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी भाग देंगे तो जो शेषफल रहेगा जिससे भाग लगा रहे उससे हमेशा छोटा रहेगा, यानी आर का जो मान होगा जिससे हम भाग लगा रहे हैं, यानी बी से यदि भाग लगा रहे हैं इसमें, तो आर जब भी होगा तो बी से छोटा होगा। या फिर ऐसा भी संख्या आ सकता है कि यदि कोई संख्या मान लेते हैं 8 से हम भाग लगा रहे हैं, 4 दूनी 8, पूरा पूरी कट जाएगा था, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, या फिर 0 से क्या मिलेगा आपको, बड़ा भी मिल सकता है। जो आर का मान होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक इन सभी प्रमेय को और जो महत्वपूर्ण संख्या है, संख्या के जो डायग्राम है, उस पर आधारित प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे और उसे रिवाइज करेंगे।